देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, अब स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बस एक क्वेश्चन हम लोग का बाकी है, वो हम लोग करेंगे एंड में। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिख रखा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल जो है वो भी करना स्टार्ट किए थे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसके आगे पूरा कंप्लीट है हम लोग का। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हो गया था, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ही हम लोग का लास्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5B जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, तो एग्जाम्पल 5 इसमें क्या बोला है, तुम लोग आंसर देना, ठीक है, क्योंकि आंसर दे पाओगे, ऑलरेडी नोन चीज है। तो यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed out of the digits 1 2 3 5 7 8 9 if no digit is repeated in any number। तो हम लोग को क्या रेडी करना है, क्या फॉर्म करना है? 4 digits, कहाँ चला गया, हाँ, 4 digits नंबर रेडी करना है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रिपीट नहीं होने का मतलब क्या होता है, ये मैंने लास्ट दिन एक बार बताया है, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। रिपीट नहीं होने का मतलब क्या होता है? रिपीट नहीं होने का मतलब, जैसे मान लो अगर इसमें से कोई भी हम लोग 4 digit नंबर प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि 7 1 2 और 9, तो ये 4 digit नंबर हो गया। लेकिन हम लोग 7 1 2 2 ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कोई भी रिपीटेशन हम लोग नहीं लेंगे, ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाउ मेनी ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 3000। 3000 से जो है वो 3000 से ज्यादा ऐसा कितना सारा नंबर बन जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं आवाज कि, बहुत कम आ रहा हाँ बोलो। है मैम, आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, हाँ, लो वॉल्यूम आ रहा है। एक सेकंड। तुम्हारा साउंड कम नहीं है तो देखो, वॉल्यूम नहीं, मैं पूरा पूरा हाई है। मेरा भी तो पूरा हाई ही दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आवाज आ रहा है या कम ही आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सा, अभी ठीक आ रहा है। ठीक है, and अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार फिर से रीजॉइन करके देखो, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज हो तो प्रॉब्लम हो सकता हाँ, एक बार मैं रिजॉइन करके देखता हूँ। है। हाँ, अब देखो आवाज, हाँ अब मैम, आवाज आ अभी रहा है? अच्छा, तब नेटवर्क इश्यूज थे। हाँ, अभी अच्छा आ रहा है अब। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, तो हम लोग को बोला है कि कितने सारे हम लोग 4 digits नंबर रेडी कर सकते हैं अगर हम लोग के पास ये सारे डिजिट्स अवेलेबल है तो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं हम लोग। डिजिट्स जो है वो क्या क्या है अवेलेबल? डिजिट्स हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 5 7 8 9। 1 2 3 5 7 8 9। अच्छा, अब ये सब को यूज करके हमें 4 digits नंबर रेडी करना है। कितने सारे नंबर बनेंगे? पहला क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, सेकेंड वाला हम लोग बाद में देखते हैं। 4 digits नंबर कितने सारे बनेंगे? अगर हमें 4 digit नंबर बनाना है तो हमें एट ए टाइम कितने नंबर सिलेक्ट करने होंगे, बोलो। बोलो, अगर हमें मैम, 4 digits, हाँ बोलो बोलो। एक ही डिजिट ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितना? और एक बार बोलो, आवाज नहीं आ रहा। एक डिजिट, 1 डिजिट। नहीं, 1 क्यों? अगर हमें ये जो हमें 4 digit नंबर बनाना है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कितने से ज्यादा कम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये सब नंबर से हमें 4 digit नंबर बनाना है, तो कितने सारे नंबर बना सकते हैं?
सर मैम 4 डिजिट ही बनेगा, मतलब 4 डिजिट पे 4 नंबर ही आएगा। हाँ, तो एट ए टाइम सिलेक्ट कितना सारा नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिलेक्ट और अरेंज करना पड़ेगा ना, तो एन कितना होगा और आर कितना होगा। मैम सही एन बोल रहे थे वो। और ये 4 होगा। हाँ, और आंसर हो जाएगा 7p4। ठीक है, आंसर 7p4। तो 7 फैक्टोरियल जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो 7 6 5 देखते हैं कितना होगा। 7 6 840। 840, हाँ 840 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक्चुअली कैसा कैसा नंबर हो सकता है, अगर हम लोग थोड़ा सा एक देखो, बहुत सारा नंबर तो लिख पाना, 840 नंबर लिख पाना कभी पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या क्या नंबर बन सकता है। लाइक ऐसे बन सकता है 1 2 3 5। अब इसमें भी कितना चेंज हो जाएगा, देखो 1 3 5 2 ऐसे भी हो सकता है, 1 5 2 3 ऐसे हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग। अब 1 2 3 5 से मैंने इतना सारा लिखा, इसके अलावा और भी बहुत सारा होगा और बाकी डिजिट्स भी लेना है। तो कोई भी 4 डिजिट लेना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो सब सिंगल सिंगल लिखा है मैंने इस तरीके से। या फिर ऐसे हो सकता है 7 5 9 2, ये एक नंबर हो सकता है। ऐसे करके 840 नंबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सात में से कोई भी 4 नंबर ले रहे हैं, सात में से कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं। और वो 4 नंबर भी अपने अंदर जो है अरेंज हो सकता है। जैसे हम लोगों ने 7 में से कोई भी 4 में ये पहला 4 चूज कर लिया, अब ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, या फिर ये 4 चूज कर लिया, ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, ये 4 चूज कर लिया, इसके अंदर इंटरचेंज होगा। तो 4 सिलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का इसीलिए 7p4 होगा, क्योंकि परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों एक साथ हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसी क्वेश्चन में एडिशनल पूछ रखा है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। इसमें से ऐसे कितने सारे नंबर बन सकते हैं जो कि 3000 से बड़े होंगे। ठीक है, मतलब 4 डिजिट ही होगा। देखो डिजिट में हमें कोई चेंज नहीं बोला है, बोल रहा है कि यहाँ पर how many 4 digits number can be formed out of the digit if no digit is repeated in any number। ये तो हो गया। how many of this will be greater than 3000, ऐसे कितने सारे नंबर होंगे जो 3000 से बड़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर 4 डिजिट नंबर ही रेडी करना है, लेकिन वो सारे नंबर चाहिए जो 3000 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 3000, बट ये होना चाहिए ग्रेटर देन 3000। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 3000 होगा तो मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 में, या फिर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, वो सोच के मुझे बता। मैम 1 2 3 नहीं आएगा, 5 7 8 10। हाँ, नहीं 3 आ जाएगा। देखो 3 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर 3 लिखेंगे उसके बाद कुछ भी लिखो, जो भी डिजिट है ना वो 3000 को क्रॉस ही करेगा। करेगा कि नहीं, देखो, हाँ करेगा। है ना। अगर यहाँ कोई जीरो वाला कंसेप्ट होता तो बात अलग था, क्योंकि 3 अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो पीछे जो भी डिजिट क्यों ना लिखे, कुछ भी लिख लेते, लाइक 7 लिख लो, 3 लिख लो या 2 लिख लो, वो 3000 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन ये है कि फर्स्ट प्लेस में हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, वो सोचो। फर्स्ट प्लेस में हम लोग 1 नहीं लिख सकेंगे, ये देखो 1 नहीं लिख सकेंगे, क्यों? अगर हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस में 1 लिखा, ठीक है, पीछे कुछ भी लिखो वो 3000 से छोटा ही होगा, तो 1 नहीं लिख सकेंगे। 2 भी नहीं लिख सकेंगे, क्यों? अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिखते हैं, पीछे कुछ भी लिख दो वो 3000 से कम ही होगा। क्या हम लोग यहाँ 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी अवेलेबल डिजिट है उसमें से कुछ भी चूज कर लो वो 3000 से ग्रेटर होगा, तो 3 लिख सकते हैं। 4 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 3000 ही बनेगा। 5 भी लिख पाएंगे, 7 भी लिख पाएंगे, 8 भी लिख पाएंगे, 9 भी लिख पाएंगे। क्या नहीं लिख पाएंगे? सिर्फ 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने सारे डिजिट अवेलेबल होंगे और उसमें से हमें कितना सारा एट ए टाइम चूज करना पड़ेगा। तो बोलो हम लोग यहाँ पर अवेलेबल डिजिट्स क्या है जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग, कितने सारे अवेलेबल डिजिट्स है, नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस। मैम 5। 5, ठीक है, क्योंकि 2
कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। करेक्ट। अब जब भी इसको फिलअप करना है तो आर का मतलब होता है कितना सारा डिजिट्स एक बार में हमें सिलेक्ट करना है। तो बोलो इस जगह को फिलअप करने के लिए एट ए टाइम कितना डिजिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही आर होगा। मैम एक ही डिजिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सिलेक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये अरेंज भी होगा। अरेंज का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर कभी 1 आ सकता है, सॉरी कभी यहाँ पर 3 आ सकता है, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 9। तो ये कितने तरीके से होगा, 5 भी 1 तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बाकी 3 प्लेसेस है उसको हमें फिलअप करने के लिए कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है और एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा। बोलो कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है। टोटल डिजिट हम लोग का 7 था। मैम 6 डिजिट अवेलेबल है। हाँ, 6 डिजिट अवेलेबल है क्योंकि 7 था, उसमें से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर पुट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उसमें 1 2 नहीं होगा। 3 5 7 8 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर अगर जाता है, कोई भी एक 4 डिजिट नंबर बनाने में, तो फिर हम लोग के पास ऑलवेज अवेलेबल होगा 6 डिजिट्स, ठीक है। और उसमें से एट ए टाइम कितना हमें लेना है ताकि हम लोग ये 3 प्लेसेस को फुलफिल कर पाए। मैम एक ही लेना है। एक लेने से तो एक ही फुलफिल होगा। अगर हम लोग 6 में से कोई भी एक डिजिट ले लेंगे तो हमारा एक ही जगह फुलफिल होगा। कितना लेना पड़ेगा। यहाँ तो एक प्लेस है तभी हम लोग एक ले रहे हैं, यहाँ 3 प्लेस है तो 6 में से कितना लेना पड़ेगा यहाँ लिखने के लिए, तब तो 4 डिजिट होगा। अगर हम लोग एक लेंगे तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। कितना लेना पड़ेगा बोलो। ठीक है, हम फिर से बोलते हैं, सुनो। यहाँ पर अगर हम लोग 5 में से कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे देखो क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 3 5 7 8 और 9 में से कोई भी एक नंबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 7, ठीक है। तो यहाँ लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या बचेगा, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग के पास बच जाएगा 1 2 3 5 8 और 9, ठीक है। हो गया 6 डिजिट, 1 2 3 4 5। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो तो अलग अलग नंबर के लिए अलग होगा। हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी 3 नंबर लिखना पड़ेगा। लाइक हम लिख देते हैं 3, यहाँ पर 8 और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो मैंने एट ए टाइम कितने सारे यहाँ से सिलेक्ट किए, तब ना मेरा 4 डिजिट बनेगा। अगर हम एक ही सिलेक्ट करेंगे इसमें से तो मेरा तो 2 डिजिट बन जाएगा। मुझे 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो जैसे देखो 5 और 9 ले लिया, तो यही समझा रहे हैं। तो बोलो आर का वैल्यू फिर क्या होगा। यहाँ आर का वैल्यू 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही चाहिए, इन सब में से कोई भी एक नंबर चाहिए। और यहाँ पर हमें इन सब में से कोई भी 3 नंबर चाहिए, तब जाके 4 डिजिट नंबर होगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा। मैम आर का वैल्यू 3 होगा। 3 होगा, ठीक है। हमेशा प्लेसेस देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये 6p3 करने से अलग अलग जितने सारे अरेंजमेंट है सब हमें मिल जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 6p3 हो जाएगा। अब ये दोनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए, और एक साथ होने से हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो एक साथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ होगा तभी तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 factorial, 6 minus 3 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 6 factorial, 3 factorial। देखते हैं कितना आंसर आएगा। 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 6 5 4 3। देखो हम यहाँ पर लिख के कर रहे हैं, तुम लोग अगर चाहो तो पूरा पूरा कैलकुलेटर पे करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 5 6 5 4, 5 6 5 4, सॉरी 5 6 5 4, गलत कर दिया। 600 आ रहा है। हाँ 600। देखते हैं आंसर। यहाँ पर ग्रेटर देन 600 एक्स चला गया। ये रहा 600, और उसके पहले वाला आंसर 840, वो भी एक बार चेक करते हैं। हाँ 840, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का
600, तो 600 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 3000 होगा, मतलब टोटल तो 840 नंबर बन सकता है, उसमें से 600 नंबर ऐसा हो जाएगा जो कि 3000 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल 6। Find the total number of numbers. Find the total number of numbers greater than 2000 that can be formed with the digit 1 2 3 4 5, no digit being repeated in any number। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें टोटल वो नंबर ऑफ नंबर्स बताना है। मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर कितने सारे बन सकते हैं ऐसे नंबर्स जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो, जो ये सारे डिजिट से बन सके। हमें यहाँ पर लेकिन बोला नहीं है कि 1 डिजिट बनाना है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, वो हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में हमें कुछ डिजिट्स दे दिया है, पहले डिजिट्स जो अवेलेबल है वो हम लोग लिख लेते हैं। डिजिट्स है हम लोग के पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे हमें नंबर बनाना है, लेकिन ये नहीं बोला है कि 1 डिजिट नंबर बनाओ कि 2 डिजिट की 4 डिजिट। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बोला है, सारे नंबर होने चाहिए ग्रेटर देन 2000, ठीक है। अगर 2000 से ज्यादा वैल्यू वाले नंबर हमें रेडी करना है तो हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना चाहिए पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें बोला नहीं है कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए। और बाकी क्वेश्चन का तरह एक पॉइंट यहाँ एड ऑन कर रखा है कि कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है नंबर में, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग कितने डिजिट्स का नंबर बनाए। अगर हमें नंबर 2000 से ज्यादा चाहिए वैल्यू वाला, तो कौन कितने डिजिट्स का नंबर बनना चाहिए? मैम 5 डिजिट का बन सकता है। अच्छा, 5 डिजिट का बनेगा, सही है। और भी कुछ बनेगा? देखो 1 डिजिट का नहीं बनेगा, ठीक है। 1 डिजिट मतलब सिंगल नंबर। 2 डिजिट का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 2000 से कम होगा। चलो 3 डिजिट पे चेक करते हैं, 3 डिजिट का बनाएंगे वो भी 2000 से कम होगा। लेकिन 4 डिजिट का अगर बनाएंगे, ये जितने नंबर अवेलेबल है क्या वो 2000 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 4 डिजिट का नंबर मिक्स्ड अप होगा, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर हमें 2000 से ग्रेटर वाला भी मिल जाएगा और लेस देन वाला भी मिल जाएगा। कैसे? जैसे देखो, अगर हम लोग 4 डिजिट का नंबर ऐसा बनाते हैं 2315, तो हो गया 2000 से ज्यादा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं 1235, तो वो 2000 से कम होगा, ठीक है। तो 4 डिजिट्स के कुछ नंबर ऐसे बन जाएंगे जो कि 2000 से ज्यादा है, और 5 डिजिट तो होगा ही। 5 डिजिट नंबर तो मोर देन 2000 ऑब्वियसली होगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब 6 डिजिट अगर सोच रहे हो कोई, तो वो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल। टोटल में तो 5 डिजिट्स ही अवेलेबल है, तो 6 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? यानी हम लोग 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि 2000 से ज्यादा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 4 डिजिट नंबर जब हम लोग रेडी करेंगे तो वहां पर स्टार्टिंग में क्या नहीं बैठना चाहिए, ये बोलो। जब हम लोग 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या नहीं लिख सकते हैं? कौन सा ऐसा नंबर है या ऐसे नंबर्स है जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं? मैम 1 नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में। हाँ, सिर्फ 1 नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ 1 नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी लिखोगे मोर देन 2000 जरूर होगा, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। 5 डिजिट बनाएंगे और 4 डिजिट वाला भी बनेंगे, स्टार्टिंग में 1 नहीं लिखना है। तो लगभग यही वाले इसके आगे वाले क्वेश्चन के तरह ही है। तो यहाँ पर देखो 5 डिजिट्स नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट्स का यहाँ पर वो सारा नंबर बनेगा जो कि नॉट स्टार्ट विथ 1, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटर देन 2000 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होगा? तो 4 डिजिट के लिए 4 प्लेसेस बना लेते हैं, समझने में आसानी होता है। यहाँ पर हम लोग के पास कितने सारे नंबर अवेलेबल है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह को फिलअप करने के लिए? बोलो, हाउ मेनी नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पर? हाउ मेनी नंबर्स अवेलेबल?
to fill up the Ma'am, first place. 4 number available 2 3 4 5. हाँ, 4 नंबर 2 3 4 5 कोई भी एक लेना चाहिए, तो क्या लिखेंगे आर का वैल्यू? 4p1 लिखना चाहिए। हाँ, 4p1 कोई भी एक लेंगे, ठीक है, 4 में से कोई भी एक लेंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ एक पुट हो जाएगा तो यहाँ कितने सारे नंबर बचेंगे ये 3 प्लेसेस को फुलफिल करने के लिए? मैम 4 और लेना कितना है एट ए टाइम? 3 4p3, ठीक है। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तभी तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, अगर अलग अलग होगा, ये कोई और ऑप्शन नहीं है, ये कंबाइन ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया 96, ठीक है। तो इसका मतलब ये 96 आंसर का मतलब क्या हुआ कि 4 डिजिट्स नंबर टोटल 96 ऐसा 4 डिजिट्स नंबर बन सकता है जो कि 2000 से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक बन जाएगा 5 डिजिट्स वाले नंबर भी 2000 से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 डिजिट नंबर जो कि मोर देन 2000 होगा, तो 5 डिजिट्स नंबर के लिए हमारे पास 5 प्लेसेस होगा 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें ना कुछ हमें रेस्ट्रिक्शन का जरूरत नहीं, क्योंकि 5 डिजिट नंबर कुछ भी लिखो क्यों ना, सामने 1 लिखो या 2 लिखो, कुछ भी लिखो, वो मोर देन 2000 ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू कितना, इतने सारे डिजिट्स में से कितने सारे डिजिट्स एट ए टाइम सिलेक्ट करने पड़ेंगे? मैम दोनों का वैल्यू 5 होगा, n का हाँ वैल्यू भी 5 होगा, r का वैल्यू भी 5 होगा। हाँ सही, दोनों का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि 5 जगह फिलअप करना है तो 5 डेटा हमें चाहिए, तो हम लोग 5 डेटा को एट ए टाइम सिलेक्ट करेंगे। अब ये अपने अंदर सिलेक्ट होके अरेंज भी होगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये एक नंबर हो गया, या फिर 1 3 2 5 4, ये एक हो गया, ये जो चेंज हो रहा है दैट्स वाई परम्यूटेशन होगा, अरेंज भी हो रहा है सिलेक्ट के साथ साथ। तो 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, तो 120 इसका आंसर आ गया। अब हमें बोला था टोटल कितना सारा नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 इज, यहाँ पर 120 प्लस 96 216, ठीक है, टोटल 216 ऐसे नंबर होंगे जो कि ग्रेटर देन 2000 होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। 216, अब ये दोनों को मैंने ऐड क्यों किया, नॉर्मल सा बात है, देखो ऐड इसीलिए किया, 96 नंबर ऐसा होगा जो कि 4 डिजिट है लेकिन 2000 से ज्यादा है, तो 96 ऐसा नंबर है, और 5 डिजिट्स ऐसा नंबर जो कि 2000 से ज्यादा है, वो बन जाएगा 120, तो इधर 120 और इधर 96, तो टोटल 216 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2000 से ज्यादा होंगे बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, दैट इज 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हम लोग का 6th नंबर। अच्छा, अब हम लोग 7th नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। 7th नंबर वाला क्वेश्चन ना, लास्ट दिन हम लोगों ने एक बुक सेल्फ में बुक्स रखने का क्वेश्चन किया था, इकोनॉमिक्स बुक्स, अकाउंट्स बुक्स और मैथ्स बुक्स, वैसा ही है, बस यहाँ पर बुक्स के जगह ह्यूमन बीइंग है। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस, टोटल 6 स्टूडेंट्स है जिसमें से 2 इंडियंस है, 2 अमेरिकन है, एंड द रिमेनिंग 2 आर रशियंस, और 2 रशियन है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ, मतलब लाइन बाय लाइन उनको खड़ा होना है फोटोग्राफ के लिए, सो दैट 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 इंडियंस एक साथ हो, द 2 अमेरिकन आर टुगेदर, 2 अमेरिकन भी एक साथ हो, एंड सो ऑल्सो द 2 रशियन, और रशियन का केस भी वही होगा, मतलब सीधा बात है, इंडियन एक साथ, अमेरिकन एक साथ और रशियन एक साथ खड़े होंगे फोटो
के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो, हमें ये बताना है वो कितने तरीके से फोटो जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 2 इंडियन, 2 अमेरिकन और 2 रशियन। अब इनका फोटोग्राफ लेना है, और ये ऐसा होगा कि 2 इंडियन हमेशा एक साथ, मतलब मान लो फोटोग्राफ के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा 2 इंडियन, मान लो ये मैंने इंडियन बना लिया, ठीक है, तो 2 इंडियन हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, अमेरिकन, 2 अमेरिकन जो है वो भी हमेशा एक साथ रहेंगे, और 2 रशियन, ठीक है, 2 रशियन जो है वो एक साथ रहेंगे, ये बोला है। ठीक है, लेकिन ये इंडियन जो है ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज ऑब्वियसली कर सकते हैं, मतलब ये फोटो के लिए ऐसे खड़े होंगे। अब देखो जैसे मैंने ऐसे खड़ा किया कि पहले इंडियन इधर, फिर अमेरिकन, फिर रशियन, लेकिन इसमें भी तो चेंजेस हो सकता है, इंडियन अमेरिकन रशियन के जगह ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं, इंडियन फिर रशियन फिर अमेरिकन, ये हो सकता है ऑप्शन। अच्छा, और एक ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ अमेरिकन, यहाँ इंडियन, यहाँ रशियन, अमेरिकन रशियन इंडियन, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है रशियन अमेरिकन इंडियन, रशियन इंडियन अमेरिकन, ये हम लोग आराम से लिख के देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कौन कैसे खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इंडियन कोई एक नहीं है, अमेरिकन भी एक नहीं है, रशियन भी एक नहीं है, इनमें 2-2 पर्सन है, 2-2 स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये इंडियन जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, मान लो ये इंडियन, इनका नाम है मान लो ए और इनका नाम है बी। ठीक है, तो इंडियन जब खड़े होंगे तो ए बी फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर बी ए फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, एक तो हमें इंडियन अमेरिकन रशियन इस कंडीशन में अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2 इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, 2 अमेरिकन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, 2 रशियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये सब मिला के हमें जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ पर पहले देखें कि 2 इंडियन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2p2 तरीके से। ठीक है, 2 अमेरिकन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2p2 तरीके से, 2 रशियन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2p2 तरीके से। तो ये तो हो गया अपने अंदर इंटरचेंज, बट इन्होंने यहाँ पर इंडियन अमेरिकन रशियन के अलावा भी तो ऑप्शन हो सकता है, जो मैंने दिखाया वो कितना सारा ऑप्शन हो सकता है, तो 3 कैटेगरी में है, तो वो अपने अंदर 3p3 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये देखो 3p3 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी देखा ना हम लोगों ने 6 कंडीशंस आया था। ठीक है, 3p3 इंडियन अमेरिकन रशियन, ये 3 जो प्लेसेस आ रहा है, ठीक है, मतलब कंट्री वाइज, तो वो 3p3 हो जाएगा। 3p3 टोटल 6 तरीका हो जाता है, 3p3 मतलब इतने तरीके से कर सकते हैं। तो 2p2 का मतलब अब ये सब अपने अंदर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ये सारे कंडीशन एक साथ होने चाहिए। तो 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, अगेन 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, एक्चुअली 2 into 1 ना, वही वाला देखो 2 into 1, 2 into 1, और 3 का मतलब 3, 2 और 1, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 into 3 48। एक तो हम लोग इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर करने का। ये मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को, ये देखो बुक्स वाला जो क्वेश्चन था, अगर इसी पीडीएफ में है तो हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरीके से किया है, 6 बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, 3 मैथ्स बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, 2 अकाउंट्स बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, और इको मैथ अकाउंट्स ये पोजीशन भी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। 3 कंडीशन है तो 3p3 तरीके से। ठीक है, और मैंने तुम लोग को उसके बाद एक रेस्ट्रिक्शन का पॉइंट भी बताया था। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज को रेस्ट्रिक्शन मोड में देखते हैं तो हम लोग उससे क्या करेंगे, जैसे बोल रहा है कि 2 पेपर वेस्ट और ओस्ट हमेशा एक साथ आना चाहिए,
तो फिर हम लोग उस दो चीजों को एक मान लेते, एक ग्रुप या एक यूनिट मान लेते, ठीक है। वैसे करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी हम एक बार दिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 इंडियन अगर हमेशा एक साथ ही आएंगे तो इनको हम लोग मान सकते हैं एक यूनिट, ठीक है। जैसे हम लोग को बोला जाता है ना कि अगर वॉवल्स हमेशा एक साथ आएंगे तो हम लोग जितने सारे वॉवल्स क्यों ना हो उसे हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 अमेरिकन अगर एक साथ आएंगे तो इसे हम लोग एक यूनिट मान लेंगे, 2 रशियन अगर एक साथ आएंगे तो हम लोग इसे एक यूनिट मान लेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट 3 जगह पे 3 होगा, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट हम दोनों तरीके से बता देते क्योंकि इस तरीके से भी तो होगा ना, इसीलिए ये देखो टोटल अरेंजमेंट हो गया 3। अब तीन अरेंजमेंट कैसे होगा, 3p3 तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 2p2 तरीके से, 2 अमेरिकन अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे 2p2 तरीके से, 2 रशियन अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे 2p2 तरीके से। बेसिकली वही बन गया आंसर, हम लोग का वही आएगा जो इसके पहले भी आया, यानी आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 100 नहीं 48, ठीक है। 48 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो रेस्ट्रिक्शन वाला हम लोगों ने लास्ट दिन जो सीखा कि अगर हम लोग का कोई भी चीज एक साथ रहने का बात हो रहा है, जैसे यहाँ ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों ने नॉर्मली वावल्स वगैरह पे क्वेश्चंस देखा था, ये देखो ना लास्ट दिन हम लोगों ने इस पे बहुत सारा, ये देखो ये वावल्स एक साथ आएंगे। तो अगर ये ऑड इवन वाला था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर कि ये वावल्स एक साथ आने चाहिए तो इसको एक यूनिट मानेंगे, बाकी जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उसे 3, टोटल अरेंजमेंट 4p4 अरेंजमेंट होगा। और ये वावल्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर ये सबको मिला के एक ग्रुप कर लिया हम लोगों ने, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, तो टोटल 3 जगह पे अरेंजमेंट होगा। मतलब ये 3 अरेंजमेंट कौन सा होता है, इंडियन अमेरिकन रशियन। ये कैसे अरेंज हो सकता है, इंडियन अमेरिकन रशियन या फिर इंडियन रशियन अमेरिकन, ये वाला पॉइंट वो हो गया। आप 2 इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, 2 अमेरिकन और 2 रशियन, तो ऐसे करो या ऐसे समझ के करो, एक ही बात है, जैसे भी करो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग इसको 2 तरीके से समझ के कर सकते हैं। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 8। ये वाला तुम लोग बताओ, ठीक है। यहाँ पर बोला है इफ फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर आर टू इज टू बी अरेंज्ड फॉर ए फोटोग्राफ इन 1 रो, ठीक है। तो एक फैमिली में 4 भाई है और 3 बहनें हैं, इनको फोटो लेना है और ये रो में लग के, रो मतलब लाइन बाय लाइन लग के फोटो लेना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, वो कितने तरीके से बैठ के, मतलब चेयर लगा हुआ है, रो में लाइन बाय लाइन बैठ के वो फोटो ले सकते हैं। पहला कंडीशन, इफ ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर, अगर सारी बहनें एक ही साथ बैठेंगी जहां भी बैठेंगे। और उसके बाद सेकंड बोला है नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, ठीक है। पहले हम लोग ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर ये वाला पोर्शन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ब्रदर्स कितने हैं, ब्रदर्स है, यहाँ पर ब्रदर्स है देखो 4, ठीक है। और सिस्टर्स, सिस्टर्स कितने हैं, सिस्टर्स है यहाँ पर 3, ठीक है। अच्छा अब कंडीशन क्या बोला है, चलो हम लोग यहाँ पर 4 ब्रदर्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर तो भूत की तरह लग रहा है, अच्छा चलो, और यहाँ पर सिस्टर्स, थ्री सिस्टर्स, अच्छा 3 बहनें हो गए। अच्छा अब रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया है, पहले क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर, जब भी फोटो लेना है तो 3 बहनें एक ही साथ बैठेंगी, ठीक है। तो अगर 3 बहनें एक साथ बैठेंगी तो हम लोग इनको 3 को मिला के, मतलब इन 3 को हमेशा एक साथ रखना है। तो ये 3 के अरेंजमेंट को हम लोग कितना मान सकते हैं, इन 3 के अरेंजमेंट को हम लोग कितना मानेंगे, ये हम लोग का नॉट रेस्ट्रिक्टेड है। मैम 1 मानेंगे वो, हाँ टोटल 5 होगा। टोटल 5 होगा, सही। और ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा अब ये रेस्ट्रिक्टेड है तो ये तीनों को एक ग्रुप मानना है, और इसमें नॉट रेस्ट्रिक्टेड है तो ये 4, तो टोटल अरेंजमेंट 5 हो जाएगा। टोटल अरेंजमेंट 5 प्लेसेस का हमें करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लेसेस का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, 5p 5 तरीके से, ठीक है, 5p 5 तरीके से। मतलब एक्चुअली अरेंजमेंट ऐसा होगा, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर जो है 4 ब्रदर्स, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ब्रदर्स बैठ के, और जो है ये 3 सिस्टर अगर एक साथ, मतलब ये इनको ऐसे मान रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसे मान रहे हैं, इनको ऐसे मान रहे हैं कि ये एक साथ। अब ये कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे ये दो इधर भी आ सकते हैं, ऐसा अलग अलग होगा ना। तो हम लोग को एक्चुअली कितने प्लेसेस में अरेंज करवाना है, 1 2 3 4, और इनको हम लोग एक मान रहे हैं, तो हमें 5 प्लेसेस में अरेंज करना है। इस केस में हम लोग का एन भी कितना होगा 5, और आर भी कितना होगा 5, मतलब 5 प्लेसेस में हमें 5 पर्सन को सिलेक्ट करना है। वैसे है नहीं 5 पर्सन, है हम लोग के 7 पर्सन, लेकिन ये एक ही साथ बैठेंगे ना, तो इसीलिए 5p5, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टर्स तो अपने अंदर इंटरचेंज कर ही सकती है ना। जैसे ये मान लो S1 S2 S3, मैंने नाम दे दिया सिस्टर्स का, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो ऐसे नहीं बैठ के ऐसे बैठ रही है, सिस्टर 2 सिस्टर 1 और सिस्टर 3 ऐसे, ठीक है, तो वो भी तो हो सकता है। तो अगर 3 सिस्टर अपने अंदर इंटरचेंज करेंगी तो वो कितने तरीके से कर सकती है, 3 सिस्टर अपने अंदर अगर इंटरचेंज करेंगी तो वो कितने तरीके से कर सकती है। मैम 3p3 तरीके से। हाँ, 3p3, और ये दोनों पॉइंट हमारा एक साथ होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5p5 5 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 120 इंटू 6, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 720 हो जाएगा। तो 720 वेज में वो लोग चाहे तो अपना फोटो ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। ये देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 720 वेज, इतने तरीके से वो लोग फोटो ले सकते हैं। फिर बोल रहा है कि नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो फिर कैसे करके फोटोग्राफ होगा, कितने तरीके से फोटोग्राफ लिया जा सकता है। तो ठीक है, देखो, अगर कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगी तो ऐसा होना चाहिए हमेशा कि यहाँ पर एक भाई के इधर और उधर बैठ सकती है, मतलब कोई भी भाई के इधर और उधर, मतलब ये देखो, अगर यहाँ पर एक भाई है, ये 4 भाई है, ठीक है। हम लोग को बोला गया है कि ऐसे करके फोटो लेना है कि कोई भी बहन जो है एक साथ ना बैठे, उसका एक ही कंडीशन है। तो बहन तो वैसे 3 है, ठीक है, बहन तो वैसे 3 है, कहाँ कहाँ बैठने से कोई भी बहन एक साथ नहीं बैठ सकती। यहाँ अगर एक बहन बैठ जाए, ठीक है, फिर यहाँ एक बहन बैठे और यहाँ एक बहन बैठे, तो भी क्या होगा कि कोई भी एक साथ नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये हम लोगों ने कंडीशन देखा, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बहन यहाँ बैठ रही हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो भी क्या होगा कि कोई भी एक साथ नहीं बैठेगा। मतलब कंडीशन यही हो गया कि ये जो प्लेसेस दिख रहा है ना, इसमें से कहीं भी बैठ सकती है, मतलब ये प्लेसेस परफेक्ट है। अगर हम लोग इस प्लेसेस को यूज करते हैं तो कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं होंगी, कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं होंगी। यानी ये 1 2 3 4 5 में से किसी भी 3 प्लेसेस को बहन के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 हो रहा है, हाँ, 5 में से किसी भी 3 प्लेसेस को यूटिलाइज करेंगे। क्यों 3? क्योंकि बहनें तो 3 ही है, ठीक है। तो बहन बहन यानी सिस्टर को हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, एन हम लोग के पास बैठने का प्लेस अवेलेबल हो गया 5, 1 2 3 4 5, ये सब सिस्टर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से कहीं पर भी तीनों को बैठा दो, इसमें से कहीं पर भी तीनों को बैठा दो, वो कभी भी एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। और इनमें से 3 ही प्लेस यूटिलाइज करेंगे क्योंकि 3 ही सिस्टर है, तो 5p3 हो जाएगा। अब सबको एक साथ बैठ के फोटो लेना है, तो ये तो सिस्टर वाला कंडीशन फुलफिल हो गया कि सिस्टर कैसे करके बैठ सकती है। अब ब्रदर का बात आ रहा है, तो उनके लिए कैसे होगा, तो ब्रदर के लिए कितने सारे प्लेसेस है और उसमें से कितना यूटिलाइज करना है, तो 1 2 3 4, ब्रदर के लिए 4 प्लेसेस है और 4 ब्रदर्स है, तो ये 4p4 हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए, सिस्टर्स कितने तरीके से बैठ सकती है एंड ब्रदर्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दो सिस्टर एक साथ ना हो। तो यहाँ पर देखो कितना आंसर आ रहा है, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल।
तो कितना हो जाएगा 5 मतलब 120, 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 इंटू 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1440। ठीक है, मुझे वैल्यूज याद है तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तुम लोग अगर नहीं कर पा रहे हो अभी स्टार्टिंग में, तो 5 को पूरा कैलकुलेट कर लो, 4 को पूरा कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2 कर लो, 1440 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं 1440 हम लोग का आंसर है कि नहीं। हाँ 1440 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 1440। ठीक है, इतने तरीके से जो है ये कंडीशन फुलफिल किया जा सकता है कि कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं बैठेंगी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 जो है ये हम लोग बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी तक तुम लोग को नहीं करवाया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 9 हम लोग का बाकी है, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 9 तो तुम लोग भी लिख के रखो, मुझे याद दिलाओगे अगर हम भूल जाते हैं तो, जब हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे। तो इसको एक बार स्किप करते हैं क्योंकि ये फिर बीच में दूसरा पॉइंट आ गया है। इसके बाद फिर से जो हम लोग नॉर्मल परम्यूटेशन कर रहे हैं वो वाला लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 10। देखो इसमें क्या बोला है, 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no two girls sit together and no two boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. बोल रहा है कि 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph. 6 boys और 5 girls को जो है फोटोग्राफ के लिए रो में बैठना है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही। सच दैट ऐसे बैठना है दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ ना हो, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ना तो कोई दो बॉयज एक साथ हो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, कितने तरीके से ये हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बॉयज कितने सारे हैं, बॉयज हैं 6, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है 6 बॉयज, और गर्ल्स कितनी है 5। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि फोटोग्राफ के लिए इन्हें रूम में बैठना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि दो गर्ल्स एक साथ नहीं होने चाहिए और दो बॉयज कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल ऐसे करके हम लोग बैठा सकते हैं, या फिर गर्ल देन बॉय, गर्ल देन बॉय, ऐसे देखना पड़ेगा किसमें सही होगा, पहले बॉय फिर गर्ल होना चाहिए या पहले गर्ल फिर बॉय होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको एक बार ट्राई करो, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन था ना, तो तुम लोग थोड़ा सा इसे ट्राई करो। हम 2-5 मिनट देते हैं तुम लोग को, एक बार देखो हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तुम बताते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। देखो तुम लोग को कैसे सोचना है, अगर बॉयज और गर्ल्स एक साथ नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना है, ऐसे करके देखो, ऐसे लिखते हैं, अगर बॉयज एक 6 बॉयज को ना B1 B2 ऐसे करके देते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं G1। ठीक है, फिर बॉयज के लिए B2। ठीक है, सेकेंड बॉयज। ठीक है, फिर गर्ल्स के लिए G2। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या होगा, 5 गर्ल्स है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। G12 लिखना इसीलिए जरूरी है, देखो सिर्फ जी लिखोगे फिर काउंट करना पड़ेगा 5 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो ऐसे करके तुम लोग एक बार लिख के देखो कि क्या हो रहा है कंडीशन, ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है कि पहले गर्ल्स। ठीक है, अगर B1 नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, तो पहले गर्ल्स फिर बॉयज। ठीक है, फिर गर्ल्स फिर बॉयज, ऐसे करके सेटिस्फाई हो रहा है या फिर ऐसे करके हो रहा है, वो तुम लोग एक बार चेक करके देखो और आंसर निकालने का कोशिश करो। हम 2 मिनट देते हैं। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, फिर हम पूछेंगे तुम लोगों से कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 2 सेकेंड ट्राई करो, 1 मिनट।
बोलो कौन सा सही लग रहा है, बॉयज देन गर्ल्स या गर्ल्स देन बॉयज होना चाहिए? मैम फर्स्ट वाला, वो बॉय फर्स्ट, गर्ल। हाँ फर्स्ट वाला होना चाहिए। अच्छा, उसका रीजन भी देखो, फर्स्ट वाला ही क्यों होगा, क्योंकि बॉयज 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मिडिल में गर्ल्स 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग गर्ल्स बॉयज करते हैं तो क्या इश्यूज हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 गर्ल्स हो गया। अब अगर हम लोग बॉयज कितने 6 बॉयज लिखेंगे तो यहाँ एक लिख दिया सब, अच्छा यहाँ तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम गर्ल्स से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। अब 6 नंबर बॉयज को जहां भी लिखेंगे ना, अगर हम लोग इधर लिखेंगे तो ये तो 2 बॉयज एक साथ हो जाएगा, ये तो परमिसिबल नहीं है। और इस बॉयज को अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर तो ये बॉयज एंड गर्ल्स वाला कंडीशन ही हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले बॉयज को बैठाना है, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल। अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो ये जो है फोटोग्राफ जो है बन जाएगा जहां पर कोई भी 2 बॉय या कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने तरीके से हो सकता है, ये कंडीशन सही है, ठीक है। तो कितने बॉयज है, बॉयज है 6, ठीक है। तो 6 बॉयज को हमें बैठाने के लिए एट ए टाइम कितने सारे प्लेसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कितनी गर्ल्स है 5, और उनको बैठाने के लिए हमें एट ए टाइम कितने सारे प्लेसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोलो वही आर का वैल्यू होगा। मैम बॉयज वाला 6 फैक्टोरियल और गर्ल्स वाला 5 फैक्टोरियल। तो 6p6 और 5p5, अब ये दोनों कंडीशन एक साथ होगा तो मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल होगा 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 यानी 720 इंटू 120, 86 400, ठीक है। तुम लोग पूरा करके देख लो। देखो एक्चुअली तुम लोग को भी ना थोड़ा याद रखना चाहिए, याद रखोगे तो जल्दी होगा। कैसे, देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में फर्क क्या है, 6 5 4 3 2 1, ये हो गया हम लोग का 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, बस फर्क तो एक 6 मल्टीप्लीकेशन का ही है ना। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 6, ठीक है। अगर तुम लोग एटलीस्ट ये याद रखते हो तो तुम लोग आराम से 120 इंटू 6 करोगे, कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 720, और ये 120 मल्टीप्लाई बाई 120, तो 86,400 ये हम लोग का आंसर होगा, 86,400। एक बार चेक करते हैं, इतना सारा ऑप्शन हो जाएगा इनके फोटो लेने का, हाँ 86,400, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट है, सिवाय एक जो है एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो वो जब टाइम आएगा कर लेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज 5 भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें पहला वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी सर्कुलर परमुटेशन का है। सर्कुलर परमुटेशन जब करेंगे सारे सर्कुलर वाले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करते हैं, 2 3, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर वाला भी हम लोग का सर्कुलर वाला है, हम लोग 5 नंबर से कर सकते हैं जो कि सर्कुलर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बाद लगातार सारे नॉर्मल क्वेश्चंस है। The number of ways in which the letter of the word dogmatic can be arranged, तो बोल रहा है कि डॉगमेटिक को अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, बस इतना सही पूछा है। तो बोलो क्या होगा आंसर, ज्यादा कुछ तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं बोल रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन। एक्सरसाइज मैम 5, हाँ बोलो। 80,000 होगा। मैम ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हो, ऑप्शन बी 40,320, हाँ। ये देखो सिंपल क्वेश्चन बोला है, एक वर्ड दे दिया है डॉगमेटिक, और बोला है इसमें जितने सारे वर्ड है हम लोग इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितने सारे लेटर है, सॉरी जितने सारे लेटर है, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। 8 में से 8 ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पूरे इस वर्ड में जितने सारे लेटर है सबको अरेंज करने के लिए बोला है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 8p8, 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 8 फैक्टोरियल कितना होगा, देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, तो 7 इंटू 8 तो हो गया 40,320, 40,320 यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी होगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। अच्छा, अब इसका ना एक थ्योरम है, लेकिन हम लोग नॉर्मल भी समझ सकते हैं। हम एक बार दिखा देते हैं थ्योरम कहाँ लिखा हुआ है, वो एक बार हम दिखा देते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके रिगार्डिंग दो थ्योरम बना रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर टोटल एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक कैलकुलेटर है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है, एक पेंसिल है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे एन बोला है तो मैंने 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। टेकन आर एट ए टाइम, मतलब इसमें से जितना सारा हम लोग ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 ले सकते हैं, 3 या 2 या 1, ठीक है। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट इज, और बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई भी अरेंजमेंट में अगर ना लिया जाए तो हम लोग का कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। यहाँ पर थ्योरम बोल रहा है n-1 pr, ठीक है, n-1 pr। लेकिन इसको हम लोग नॉर्मल भी समझ सकते हैं, जैसे बोल रहा है मान लो हम लोग को ये 3 चीज में से 2 चीज लेके हमेशा अरेंजमेंट करना है, तो 2 चीजों का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेटर पेन, कैलकुलेटर पेंसिल, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेटर पेन, कैलकुलेटर पेंसिल, या फिर पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल ऐसे ले सकते हैं, या फिर पेंसिल पेन ऐसे ले सकते हैं, पहले पेंसिल फिर पेन, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है, पेन कैलकुलेटर, पेंसिल कैलकुलेटर, इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कभी भी ना आए, ठीक है, नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, मतलब कोई एक हमारा जो है अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए कोई एक आइटम। मान लेते हैं हम लोग पेंसिल को नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना सारा अरेंजमेंट होगा, 2 ही होगा, कैलकुलेटर पेन या फिर पेन कैलकुलेटर, ठीक है, अगर हम लोग नहीं लेना चाहते। अब थ्योरम क्या बोला है, n-1 pr, ठीक है, तो हम लोग का n कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3-1 कितना हो जाएगा, 2, और r का मतलब कितना हो गया, एट ए टाइम हम लोग जितना आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं वो है 2, ठीक है, तो 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 यानी 2, ये देखो 2 अरेंजमेंट हो गया। मतलब सिंपल सा बात है, मेरे पास जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं n, अब मैंने यहाँ पर 3 लिया है, अगर मेरे पास 10 भी ऑब्जेक्ट होगा और बोल रहा है इसमें से जितने भी सिलेक्ट करने हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आइटम ऐसा है जो हम लोग कभी नहीं सिलेक्ट करेंगे, नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, तो इसका मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट ही रिड्यूस होकर 9 हो गया। इस थ्योरम को समझा रहे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही रिड्यूस होकर 9 हो गया। अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट हम मुझे लेना ही नहीं है अरेंजमेंट में, तो टोटल 9 ऑब्जेक्ट हो गया। अब 9 में से मुझे जितना सिलेक्ट करने बोलेगा हम लोग उतना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का थ्योरम में बता रखा है, लेकिन थ्योरम इस तरीके से याद रखने का मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। हम लोग जो भी परमुटेशन में सीखे हैं उसी तरीके से याद रखेंगे तो भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूड इन एनी अरेंजमेंट इज r into n-1 p r-1। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग टोटल n अलग अलग ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेंगे ही लेंगे, सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेंगे, तो उस केस में हम लोग का अरेंजमेंट का नंबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है r into n-1 p r-1। समझाते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, ये एक्चुअली 6th नंबर वाला क्वेश्चन ना हम लोग का ये थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें थ्योरम में बोला है r into n-1 p r-1, ये कौन सा वाला थ्योरम का कंडीशन है, इफ फ्रॉम n distinct object r is selected and r is selected number of permutation of r object out of any distinct object when a particular object is always included, r object is selected and a particular object is always selected।
तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग बिना फॉर्मूले के इसे कैसे समझ सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे पहले, बिना फॉर्मूले के इसे कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन इसी बेसिस पे दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 at a time in which one particular things always occur। तो इसका मतलब यहाँ पर n कितना है, r कितना है, पहले ये बताओ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स और 4 टेकन एट ए टाइम, और एक पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज आना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो ये 10 और 4 में n कौन सा है और r कौन सा है, ये बताओ। मैम n 10 है और r 4 है। हाँ, n 10 है और r 4 है। पहले हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 10, ठीक है, और r का वैल्यू हो गया 4। ये क्या है, ये है 10 डिफरेंट थिंग्स, और ये क्या है, टेकन, ऐसे लिखते हैं, टेकन 4 at a टाइम, ये हमें बोला है। इसी वजह से हम लोगों ने बोला कि n 10 है और r 4 है। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज आना चाहिए। मतलब हम लोग जो भी 4 चीज सिलेक्ट करेंगे ना, हम लोग के पास ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग के पास 10 आइटम है। 10 आइटम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अलग अलग 10 आइटम है। मैंने अलग अलग नहीं किया, मेरा सारा ही मैंने ऐसे पॉइंट पॉइंट कर दिया, जो भी हो 10 आइटम है। इसमें से जो भी 4 लेंगे, एक आइटम हमेशा हम लोग का फिक्स्ड आइटम होना चाहिए, जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे। एक आइटम हम लोग का हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो अगर एक आइटम हम लोग का हमेशा फिक्स होगा, तो बाकी हमें जो सिलेक्ट करना है वो कितने में से कितना आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सोचो। अगर मेरा एक आइटम फिक्स है, जैसे मान लो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग चॉकलेट होता है ना, डेयरी मिल्क होता है, अमूल होता है, बहुत सारा अलग अलग चॉकलेट होता है, पार्क होता है, अलग अलग किटकैट वगैरह जो भी है, तुम लोग ऐसा सोच सकते हो। तो अगर हम लोग के पास 10 डिफरेंट जो है अगर आइटम्स है, ठीक है, तो उसमें से अगर हम लोग का एक आइटम फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आइटम अगर फिक्स है, मान लो ये वाला आइटम, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे किया है, ये आइटम फिक्स है, जब भी अरेंजमेंट करेंगे ये आइटम मेरा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बाकी कितने आइटम में से कितने आइटम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये बताओ। तो कोशिश करो। फिर से बता रहे, अगर एक मेरा फिक्स है, मुझे ये वाला आइटम लेना ही है, ठीक है, ये वाला आइटम हम जब भी सिलेक्ट करेंगे ये वाला आइटम हम लेंगे ही लेंगे। तो इसका मतलब बाकी जो प्लेसेस रह रहा है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने आइटम है और कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा एट ए टाइम, ये बताओ। वो डिजिट्स वाले तरह क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा। नहीं समझ में आ रहा है शायद। अच्छा देखो, हम फिर से बोल रहे हैं, मान लो हम लोग जब भी, ये सब अलग अलग चॉकलेट है, जब भी चॉकलेट सिलेक्ट करेंगे उसमें से मान लो किटकैट हम लोग हमेशा सिलेक्ट करेंगे, 4 चॉकलेट में से किटकैट हम लोग हमेशा सिलेक्ट करेंगे। बाकी कुछ भी ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बाकी कितने में से कितना लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, बाकी कितने में से, हाँ बोलो। 9 ऑप्शंस रहेंगे। हाँ, बाकी 9, तो n का वैल्यू 9 हो गया, उसमें से कितना लेना पड़ेगा। उसमें से 8 शायद लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो टोटल 4 ही लेना है ना, जिसमें से एक मेरा पक्का है कि हम किटकैट हमेशा रखेंगे मेरे कॉम्बिनेशन में। बाकी 3 कुछ भी आइटम ले सकते हैं। तो कितना हो रहा है, बाकी कितना लेना पड़ेगा। टोटल तो 4 ही लेना है, 8 तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि 4 ही लेना है। और एक 3 मेरा ले। फिक्स है, हाँ, और 3, ठीक है, और 3। इसीलिए देखो फॉर्मूले में क्या है, n-1 और r-1। n यहाँ पर कितना था, 10-1 कितना हो गया 9, और 4-1 कितना हो गया 3। मतलब एक मेरा फिक्स है आइटम, मुझे पता है कि मुझे ये आइटम रखना ही है। जैसे मैंने पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, ये ऐसा एग्जाम्पल दिया था। मान लो हम लोग को कैलकुलेटर हमेशा रखना ही है, ठीक है, कैलकुलेटर हम लोग रखेंगे ही रखेंगे, तो कैलकुलेटर तो अपना सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी कुछ भी आइटम ले सकते हैं जितना हमें एट ए
टाइम सिलेक्ट करना है। तो n का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 9 और r का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 3, ठीक है, r का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूले में वही लिखा हुआ है n-1 p(r-1). तो ये कंसेप्ट आई होप कि समझ में आया, ये वाला बस समझाना बाकी है, ठीक है। तो पहले ये वाला कंसेप्ट हम लोग एक बार यहाँ पर जो है ऐसे ड्रॉ करके रखते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 में से एक आइटम मेरा फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जितने भी 10 आइटम्स है, ठीक है, तो हम अलग अलग कलर से करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो लिया हुआ है कलर 5, ब्लैक में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ठीक है, 5 आइटम हो गया। अच्छा चलो अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं 6 7 8 9 10। देखो मैंने अलग अलग कलर से आइटम बना लिया, कुछ मैंने सर्कल जैसा बना लिया, कुछ मैंने जो है यहाँ पर पॉइंट क्या बोलते हैं उसे सर्कल, और कुछ स्क्वायर फॉर्मेट में बना लिया। तो ये 10 आइटम्स है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक आइटम हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग हमेशा सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये आइटम हम लोग हमेशा रखने वाले हैं, कोई भी हमारा यहाँ अरेंजमेंट हो, मतलब हम लोग का अरेंजमेंट ऐसे होगा, ये आइटम तो मेरा रहेगा ही रहेगा। अब इसके आगे पीछे कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अब ये ऐसा हो तो भी चलेगा, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। ये बाकी 3 आइटम कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी 3 आइटम हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी 3 आइटम हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बचे हुए 9 में से कोई भी 3 हम लोग ले ले चलेगा, जो कि हमारे 3 प्लेसेस के लिए होगा, ठीक है। अब ये जो आइटम हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि ये आइटम मुझे लेना ही है, मैंने जो ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग तुम लोग कुछ चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लो जो मैंने बोला, या कुछ भी ले लो, एक आइटम अगर हमारा फिक्स है जो हमें लेना ही है, ठीक है, तो वो कितने तरीके से होगा। तो वो देखो हम लोग का n हो गया 1, यही आइटम लेना है और इसी आइटम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 1p1 हो जाएगा, ये आइटम लेना है या, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, टोटल में से मुझे यही वाला आइटम लेना ही लेना है, तो 1p1 हो जाएगा। और ये हम लोग का हो गया 9p3, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन हम लोग का एक साथ होना चाहिए। तो ये देखो 1p1 इंटू 9p3, लेकिन और एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये जो आइटम हम लोग ले रहे हैं ना, ये जो फिक्स आइटम हम लोग सोच रहे हैं वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, मतलब ये आइटम यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, किसी भी एक जगह में आ सकता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि ये वाला आइटम ऑलवेज यहीं पर आएगा, ऐसा बात नहीं है। जब भी 4 आइटम सिलेक्ट करेंगे तो मेरा ये आइटम आना चाहिए, लेकिन ये कहां पर अरेंज करके लिखेंगे रखेंगे हम लोग, वो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बोले कि किटकैट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, लेकिन जब हम लोग उसको अरेंज करके रखेंगे तो मान लो यहाँ पर अमूल का चॉकलेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ किटकैट रख दिया, फिर पार्क रख दिया, फिर कुछ डेयरी मिल्क रख दिया, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। या फिर ऐसे भी चलेगा कि अगर किटकैट मेरा फिक्स्ड आइटम है कि यहाँ पर आ गया ए, फिर ये डी, फिर पी, ऐसे करके चेंज हो सकता है। मतलब ये जो आर यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, वो किस बात का है पता है, कि जो हम लोग का फिक्स्ड आइटम है वो 4 में से किसी भी एक जगह पे बैठ सकता है। अब हम 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लेसेस है, ठीक है। तो हम लोग जो आइटम फिक्स कर चुके हैं उसको हम लोग ये 4 प्लेसेस में से कहीं भी एक जगह पे अरेंजमेंट में रख सकते हैं, 4 प्लेसेस में से कहीं भी एक तरीके से अरेंजमेंट में रख सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट कर लिया, और ये भी हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। अब अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4p1, ठीक है। 4p1 क्यों हुआ, यहाँ पर n का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 1, मतलब ये एक आइटम हमें सिलेक्ट करना है और ये 4 में से किसी भी एक जगह पे वो बैठेगा, 4 में से किसी भी एक जगह पे, इसीलिए ये 4p1 हो जाएगा, ठीक है। हम फिर से बताते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, अगर एक आइटम मेरा फिक्स है तो मुझे उस आइटम में से उसी आइटम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 1p1 सीधा सा बात है, मुझे इस आइटम में से ये इस आइटम में से इसी आइटम को सिलेक्ट करना है, तो 1p1। बाकी 9 आइटम में से कोई भी 3 आइटम सिलेक्ट करना है तो 4p3, ठीक है। लेकिन
क्योंकि मैंने ये 1p1 लिखा हुआ है तो मुझे अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा। ये तो मेरा क्या हो गया कि एक आइटम मैंने ले लिया और उसको मुझे एक जगह पे बैठाना है, लेकिन वो तो चार में से किसी भी एक जगह पे बैठ सकता है। मतलब ये वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बोला। अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जो आइटम हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको हमें ये चार में से किसी भी एक जगह पे पुट करना है, तो हम लोग का n का वैल्यू 4 आ जाएगा और r का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो हमेशा हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लेसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर तुम लोग को परम्यूटेशन का एकदम पहला वाला क्लास याद आए तो वहां पर एक क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स जो है सीए फर्म को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या किया हम लोगों ने, चार स्टूडेंट थे और सीए फर्म शायद 5 था, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा, हमेशा n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि ये जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है वो चार में से किसी भी एक जगह पे बैठ सकता है, इसीलिए 4p1 होना चाहिए, ठीक है। 4p1 होना चाहिए। तो 4p1 ना एक्चुअली हम लोग का 4 ही होगा। देखो हम यहाँ पर तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखो तो समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो 4p1 कैसे होगा, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 9p3 का मतलब 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब चेक करते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 9 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये भी 3 फैक्टोरियल, ये 1 9 8 7 और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और ये भी 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। अब ये देखो 3 3 कैंसिल आउट, 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 9 8 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 504, 504 इंटू 4, तो ये हो गया 2016, ठीक है 2016। तो आंसर तो आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थ्योरम के साथ इसे कैसे मैच करते हैं। देखो मैच करना जरूरी नहीं है, हम लोग जैसे समझेंगे वैसे करेंगे तो भी चलेगा। तो थ्योरम हमें क्या बोल रहा है, ये वाला पोर्शन तो समझ में आ गया है कि अगर मेरा एक आइटम फिक्स है तो बाकी 9 आइटम में से मुझे 3 आइटम सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 9p3, ठीक है। और एक आइटम को सिलेक्ट करना है तो और अरेंज करना है 1p1, लेकिन उसे 4 प्लेसेस में तो किसी एक जगह पे अरेंज करना है ना, वो 4 में से किसी भी एक जगह पे जा सकता है। इसका मतलब अगर हम 1p1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9p3, ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ मैच करते हैं और 4 में से किसी एक जगह पे जाने का मतलब 4p1 हो जाएगा, और 4p1 का मतलब हम लोग का यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये देखो 4p1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 9p3, और 4 का मतलब क्या है r, और 9 का मतलब क्या हो गया 10 माइनस 1, ठीक है 10 माइनस 1 और 9 का मतलब, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 और ये हो गया r माइनस 1। देखो यहाँ पर r का वैल्यू कितना है 4, n मतलब 10 माइनस 1, ठीक है p, और 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो थ्योरम के साथ बिल्कुल मैचअप हो गया। ये देखो थ्योरम में क्या लिखा था, r को इंटू किया था, बट इसका लॉजिक क्या है कि r को हम लोग क्यों इंटू कर रहे हैं, r को हम लोग इसीलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि अगर 4 प्लेसेस है तो अगर एक आइटम मेरा फिक्स्ड है ना तो वो 4 प्लेसेस में जो है 4 तरीके से बैठ सकता है। अगर एक आइटम मेरा फिक्स है तो 4 प्लेसेस में 4 तरीके से बैठ सकता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्लियरली। हमें बोला है कि 10 आइटम्स है जिसमें से हमें 4 आइटम सिलेक्ट करना है। एक मेरा आइटम ऐसे होगा जो कि मेरे हर एक अरेंजमेंट में आएगा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली बाकी 9 में से कोई 3 सिलेक्ट करना अलाउड है, लेकिन एक तो मेरा फिक्स्ड है, तो 9 में से कोई भी 3 हम लोग सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पर आता है कि ये r क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, r मतलब जितने सारे टोटल आइटम्स है। एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो आइटम फिक्स्ड है ना वो 4 में से किसी भी एक जगह पे जाएगा, हर एक अरेंजमेंट में अलग अलग जगह पे जा सकता है। तो 4 में से किसी एक जगह पे उसे बैठना है, तो n का वैल्यू 4 है, मतलब प्लेसेस अवेलेबल 4 है और आइटम 1 है, तो 4 में से किसी एक जगह पे उस आइटम को बैठाना है, तो 4p1 तरीके से वो पॉसिबल है। और 4p1 का मतलब ही हम लोग का
4 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो थ्योरम में ये दिया हुआ है, तो थ्योरम रटना जरूरी नहीं है, तुम लोग जो है जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और अगर थ्योरम याद रख सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम ये रेकमेंड करेंगे कि तुम लोग ऐसे करो, और ये 1p1 लिखना नेसेसरी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 1p1 से काम होगा भी नहीं, एक आइटम को हम लोग एक जगह पे थोड़ी ना बैठाएंगे, 1p1 गलत हो जाएगा। ठीक है, 1p1 क्यों नहीं लिखना है ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि एक आइटम में से एक आइटम सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आइटम सिलेक्ट करके कहीं एक जगह पे थोड़ी ना पुट करना है, वो आइटम तो अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, 4 में से किसी भी एक प्लेस में आ सकता है। तो 1p1 मत लिखो। ठीक है, डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, यही वाला वैल्यू लिखना है। तो डायरेक्टली हम लोग इस वैल्यू का यूज करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो 1p1 का जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, वो समझाने के लिए बोला था, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ एक जगह पे थोड़ी ना पुट करना है, डिजिट के क्वेश्चन की तरह ये 4 में से किसी भी एक जगह पे हम लोग पुट कर सकते। डिजिट में क्या हो रहा था, फिक्स हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला है कि ये स्टार्टिंग में ही जाएगा या एंडिंग में ही जाएगा, ये फिक्स्ड आइटम नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड आइटम नहीं है, प्लेसेस के अकॉर्डिंग आइटम फिक्स है बट उसका प्लेस फिक्स नहीं है, तो 4 में से किसी भी एक प्लेस में वो सिलेक्टेड आइटम जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला भी थ्योरम वाला ही है, लेकिन ये बिना थ्योरम के भी आसानी से हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम लोग आसानी से कर सकते हो। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर। बोल रहा है कि हम लोग के पास 10 डिफरेंट थिंग्स है, तो अगेन हम लोग का n का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, जिसमें से हमें 4 आइटम्स एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर आइटम कभी भी ना आए, एक पर्टिकुलर आइटम कभी भी ना आए। मतलब ये मेरा बॉक्स है, इसमें मेरे पास जो है 10 आइटम्स है। ठीक है, तो 1 2 मतलब 4 हो गया, 5 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 आइटम है। अब एक आइटम मेरा फिक्स है कि वो नहीं आएगा, तो कौन सा आइटम, कोई भी एक आइटम ले लो। मान लो ये जो स्क्वायर है ये मुझे कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो मेरा कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है ये बताओ। मुझे एट ए टाइम 4 आइटम ही लेना है, लेकिन कंडीशन ये है ये वाला आइटम कभी भी मुझे नहीं लेना है, तो हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं बताओ। सोच के देखो, हमारे पास जितने सारे अलग अलग चॉकलेट्स है उसमें से मान लो हमें जो है कोई भी एक चॉकलेट ले लो, लाइक किटकैट ही ले लो, किटकैट हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास बचे कितने सारे ऑब्जेक्ट और उसमें से सिलेक्ट मुझे कितना सारा करना है और अरेंज कितने सारे चॉकलेट्स का होगा, बोलो। अगर मुझे एक आइटम हटा ही देना है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने सारे बचेंगे। मैम 9 होगा ये n। हाँ, n9 हो जाएगा। अच्छा 9 में से कितने सारे मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हमेशा सिलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा, मैम 4 ही करना पड़ेगा। 4 ही करना पड़ेगा, तो 9p4 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल, 9 8 7 3024 3024। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने शायद ऑप्शन नहीं लिखा, 2016 ऑप्शन है हम लोग का डी। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का डी। तो ये हम लोग का हो गया 3024। ठीक है, इसमें देखो थ्योरम क्या था वो भी हम दिखा देते हैं, बाकी बिना थ्योरम के ये आसानी से होगा, इसका थ्योरम का कोई भी जरूरत नहीं है, पहले वाले का भी जरूरत नहीं है अगर हम लोग समझ के करते हैं तो। ये देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। अगर किसी भी एक कोई भी अरेंजमेंट में हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, तो n-1 pr। देखो n-1 pr, थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है ये होना चाहिए n-1
पी आर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो n कितना है 10 - 1, पी आर कितना है 4, तो 9p4। लेकिन ये तो रटना हो गया ना, फिर इसको फिर रटना पड़ेगा कि ये थ्योरम ऐसे बोल रहा है तो हम लोग ऐसे करेंगे। इसका कोई जरूरत नहीं, हम लोग समझ के कर सकते हैं। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट मुझे लेना ही नहीं है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उतने से कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो गया 9। और सिलेक्ट तो हमें 4 ही आइटम करना है और अरेंज भी वो 4 आइटम के अंदर होगा, तो फिर 9p4 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला देखो, बोल रहा है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई entered into railway compartment having 6 vacant seats, the number of ways in which they can occupy the seat। हाँ, ये तो होता है। देखो, अगर हमें खाली जगह मिल जाए ना, नॉर्मली नहीं मिलता है। अगर खाली जगह मिल जाए तो हम लोग सोचते हैं ना, यहाँ बैठे कि इधर बैठे कि उधर बैठे। वैसे ही इनका कंडीशन है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों जो है रेलवे कंपार्टमेंट में गए और देख रहे हैं कि 6 जगह खाली पड़ा है। अब सोच रहे हैं कि कहाँ बैठे। अब ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये हमें बताना है। तो ये लेकिन आसान है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा वैसा। तो तुम लोग बता सकते हो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं, उनके पास कितना ऑप्शंस है बैठने का। देखो, अगर 6 सीट खाली है, सपोज ये 6 सीट खाली है, 1 2 3 4 5 और 6। हम यहाँ ना नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लो ये 6 जगह खाली है। अब हमें ये बताना है कि एक्स वाई आ गए, ठीक है, एक्स वाई एंटर कर गए, ठीक है। अब सोच रहे हैं यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, कहाँ बैठे, तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये हमें पूछा गया है। तो अगर फॉर्मूले में जाए तो यहाँ एन कितना होगा और आर कितना होगा, बोलो। एन का मतलब, यहाँ स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि इन्हें जगह सिलेक्ट करना है। कितना जगह चाहिए, 2 पर्सन को कितना जगह चाहिए, 2 जन को बैठने के लिए कितना जगह चाहिए होगा, कितने सीट चाहिए कोई होंगे, 2 ही चाहिए, ठीक है। तो 2 कहाँ लिखे, आर होगा कि एन होगा, R2 होगा और N6 होगा। हाँ 6 में से कोई भी 2 जगह इनको चलेगा, ठीक है। अब ये अगर हमें ये बताना है कितने तरीके से हो सकता है, 1 2 हो सकता है। देखो, हम ये चाहो तो हम लिख के दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स ने मान लो ये वाला सीट ऑक्युपाई किया, वाई ने ये वाला सीट ऑक्युपाई किया। या फिर एक्स ने फर्स्ट वाला, वाई ने थर्ड वाला, एक्स ने फर्स्ट वाला, वाई ने फोर्थ वाला, एक्स ने फर्स्ट वाला, वाई ने फिफ्थ वाला, ये फर्स्ट वाला, ये सिक्स्थ वाला। ऐसे करके अगर लिखेंगे ना, हम लोग का सारा अरेंजमेंट बन जाएगा। ये देखो, ये 2 डेटा है तो हम लिख के दिखा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स ने सेकेंड वाला ऑक्युपाई किया और वाई ने फर्स्ट वाला, ठीक है। या फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे हो सकता है। या फिर देखो, और एक कंडीशन हो जाएगा, एक्स मान लो थर्ड वाला, तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ठीक है। या फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 करके 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 हो रहा है। 30 ऑप्शन है इनके पास जो है बैठने के लिए। क्या मैंने ये सारा सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो, यहाँ एक्स बैठेगा, यहाँ वाई बैठेगा। या फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ एक्स बैठ रहा है और यहाँ पर वाई बैठ रहा है। या फिर यहाँ एक्स फिर यहाँ पर वाई। मैंने ना एक जन को फिक्स कर दिया है फिर उसके बाद चेंज किया, तो गलत होने का चांसेस नहीं है। अब देख लो 6p2 करके देख लो गलत हुआ है कि नहीं। 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल 30 आंसर है। हाँ 30 होगा। 6 5 और 4 फैक्टोरियल।
ये देखो 30 ऑप्शंस है, 30 तरीके से वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब उनको जैसा कंफर्टेबल लगे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये लिख के भी हम लोग देख सकते हैं, जब छोटा छोटा डेटा होता है तो प्रैक्टिकली लिखना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये 30 यानी हम लोग का ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखो। The number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमें कितने सारे नंबर हम लोग बना सकते हैं जो कि 100 से लेके 1000 के बीच में आएगा। डिजिट्स दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पर डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। लेकिन नंबर रेडी करना है 100 और 1000 के बीच का, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। यहाँ पर 100 एंड 1000 के बिटवीन जो नंबर लाई करेगा वो हमें रेडी करना है। तो इसके बीच में कैसा नंबर लाई करेगा, मतलब कितने डिजिट का, वही तो पता करना पड़ेगा। मैम 3 डिजिट का। हाँ, 3 डिजिट का, क्योंकि 100 के बाद क्या आ जाएगा 101 यानी 3 डिजिट, और 1000 के पहला वाला कितना आ जाएगा 999, ठीक है। ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा क्योंकि इसके बीच का होना चाहिए। तो 100 के बाद 101 से स्टार्ट होगा, इसके बीच में 101 102 103 करके डॉट डॉट करके 999 तक जो है लास्ट होगा। इसके बाद ये इधर 1000 आ जाएगा। तो ये हम लोग का 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो हम लोग के पास कितने सारे 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो n कितना होगा, r कितना होगा। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 प्लेसेस का जरूरत है, मतलब 3 प्लेसेस को ऑक्युपाई करवाना पड़ेगा। तो अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं और उसमें से एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैम n7 है और r3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है, 7 में से कोई भी 3 ले सकते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन हमें दिया नहीं गया था। तो 7p3, 7 minus 3 factorial, 4 factorial, 7 6 5 और 4, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210 होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेन यही था कि हमें ये फाइंड आउट करना है कितने डिजिट का नंबर होगा। क्या होता है ना कि हम लोग इसको 4 डिजिट कभी कभी सोच लेते हैं, क्योंकि 1000 के आगे वाला तो 3 डिजिट ही होगा, उसके बाद ही 1000 से हम लोग का 4 डिजिट स्टार्ट हो रहा है और बिटवीन बोला है इसीलिए 3 डिजिट्स होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9, ठीक है। हमें नंबर फाइंड आउट करना है 10 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है। तो 10 से लेके अगर 1000 के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है तो कितने कितने डिजिट का नंबर बनेगा, पहले ये सोचना पड़ेगा। मैम 2 डिजिट का हो सकता है या 3 डिजिट का हो सकता है। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट दोनों होगा। अच्छा, अब डिजिट्स अवेलेबल है हम लोग का 2 3 4 0 8 9 डिजिट्स, 2 3 4 0 8 और 9 ये डिजिट्स है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट्स वाले नंबर बनाते हैं। 2 डिजिट्स वाले कितने सारे नंबर बन सकते हैं, 2 डिजिट्स का मतलब 2 प्लेसेस होगा। क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है, मतलब 2 डिजिट को फिलअप करने के लिए ये डिजिट्स हम लोग के पास अवेलेबल है, इसमें से क्या हम लोग कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं या कुछ रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है हमें। सोच के देखो, 2 मैम लिख 0 नहीं सकते लिख हैं, सकते। हाँ 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट प्लेस के लिए, ठीक है। यहाँ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 के बाद जो भी लिखोगे एक डिजिट का नंबर हो जाएगा, नहीं चलेगा। 0 पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 0 पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है। तो फर्स्ट प्लेस पे n कितना होगा और r कितना होगा। n का मतलब कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए, बोलो कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है। मैम 5 डिजिट। हाँ, एक्सेप्ट 0 सारे डिजिट्स यानी 5 डिजिट्स। और r कितना होगा। R2 होगा। 2 क्यों, हम लोग तो फर्स्ट प्लेस देख रहे हैं ना। 1 होगा। 1 होगा, हाँ। 2 तो कंबाइनली दोनों मिला के होगा, लेकिन हम लोग तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी इसलिए सर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर 5p1 हो जाएगा। अच्छा, अब इस प्लेस को फिलअप करने के लिए n कितना है, r कितना होगा। यहाँ एक वैल्यू बैठ जाएगा एक्सेप्ट 0, तो यहाँ एक डेटा तो बैठ ही रहा है, तो बाकी यहाँ पर कितना डेटा अवेलेबल है हम लोग को फिलअप करने के लिए। 5 5 ही अवेलेबल है, क्योंकि देखो सपोज हम लोगों ने यहाँ पर ये 3 को यूज कर लिया, ठीक है। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 5 बचेगा, क्योंकि 0 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 8 9 में से कुछ भी। यहाँ पर 2 3 4 8 9 में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 2 4 8 9 और 0। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो अब ये इसमें से हम लोगों को कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा इस जगह को फिलअप करने के लिए, वही r का वैल्यू होगा। बोलो r कितना होगा। R1 होगा। r1 होगा, एक ही हमें वैल्यू चाहिए, तब जाके 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया 5p1। अब ये दोनों हम लोग का कंबाइन भी होगा, तो 5p1 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 का मतलब हो जाता है 5 और 5p1 का मतलब 5 हो जाता है, यानी 25 होगा। क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने देखा था ये जो थ्योरम था ना, जहां पर r हम लोगों ने यूज किया, ये r क्यों आया था, 4p1। तो 4p1 मतलब यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया, 4 ही हो गया, जो कि r का वैल्यू था। अगर चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिखवाया था, जैसे npn मैंने ये लिखवा रखा है, npn n फैक्टोरियल होता है, वैसे ही np1 जो है वो n होता है, ठीक है। चेक करके चाहो तो देख लो, ये 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके 5 हो गया। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। और ये भी याद रखना है, इससे क्या होगा, हमारा हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन करने में, जल्दी होगा। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे याद है कि कैसे करके करना चाहिए। तो ये 25 हो गया। अब हम लोग 3 डिजिट वाला नंबर देखते हैं, ये कैसे बनेगा। 3 डिजिट के लिए 3 प्लेस सबसे पहले बना लेंगे। अच्छा, क्या यहाँ भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगा और कहाँ लगेगा, क्या 3 डिजिट्स नंबर बनाने में भी हमें कोई रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना है और कहाँ करना है। हाँ रिस्ट्रिक्शन होगा, ये फर्स्ट वाला में ये 0 नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट वाले में 0 नहीं आएगा, तो कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है और कितना हम लोग एट ए टाइम ले सकते हैं इस प्लेस को फिलअप करने के लिए। मैम हम लोग पहले ये वाला करें। और एक ले सकते हैं। हाँ, 5 और 1 है ना, तो 5p1। अच्छा, अब ये दो जगह को फुलफिल करने के लिए कितने डिजिट्स है और एट ए टाइम कितना लेना है। मैम 5 डिजिट अवेलेबल है और एक ले सकते हैं। नहीं, 2 ले एक सकते लेंगे तो हाँ 2 लेना पड़ेगा, एक लेंगे तो फिर 2 डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट तो नहीं बनेगा। 5p2, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ होना चाहिए, 5p1 और 5p2। 5p1 मतलब 5 हो जाएगा, 5p2 मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 4 और 3, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, यानी 3 डिजिट्स वाले 100 नंबर हो जाएंगे। अब हमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ नंबर, देखो क्वेश्चन ये 25 और 100 देख के मत कर लो। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, बोला है द नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल कितने सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ नंबर्स कितना सारा हो जाएगा, 2 डिजिट्स का 25 और 3 डिजिट्स का 100, यानी 25 प्लस 100 125। The number of numbers is
125 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हुआ। ये 10th नंबर वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर वाला। अच्छा, यहाँ पर बोला है in a group of boys the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys, the number of boys in the group is। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा अलग है। नॉर्मल जो भी हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन किया वैसा नहीं है, लेकिन है काफी आसान। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप में कुछ बॉयज है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। अगर हम लोग 4 बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं जितने भी बॉयज है उसमें से, और अगर हम लोग 2 बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं जितने भी बॉयज है उसमें से, तो अरेंजमेंट का नंबर बोल रहा है कि 4 बॉयज का अरेंजमेंट 12 टाइम्स होगा 2 बॉयज के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो कितने सारे ग्रुप में बॉयज है ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ग्रुप में n बॉयज है, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप इज n। ठीक है, तो अगर हम लोग n में से 4 बॉयज का अरेंजमेंट करेंगे तो कितने तरीके से करेंगे, np4। ठीक है, और अगर हम लोग, ये हो गया 4 बॉयज का अरेंजमेंट, 4 बॉयज अरेंजमेंट। अच्छा, अगर हम लोग 2 बॉयज का अरेंजमेंट करेंगे तो वो कितने तरीके से होगा, 2 बॉयज का अरेंजमेंट करेंगे तो np2 तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स, ये 12 गुना है 2 बॉयज के अरेंजमेंट के मुकाबले। तो अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन में फिलअप करना चाहे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, मतलब इसका जो अरेंजमेंट है ये इसके 12 गुना है, मतलब इधर 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना इक्विवेलेंट होगा। मतलब मान लो अगर 4 बॉयज का अरेंजमेंट हम लोग का हो जाता है यहाँ पर 4, कितना लिखे, ये 48 होता है तो ये 3 होगा तब ना, 12 इंटू 3 48, नहीं ये तो 36 हो जाएगा, यहाँ 36 लिख लेते तब हो जाएगा। मान लो 4 बॉयज का अरेंजमेंट जो है आउट ऑफ n बॉयज अगर 36 अरेंजमेंट होता है तो जो 2 बॉयज का अरेंजमेंट है वो 3 होना चाहिए। और क्वेश्चन हमें बोल रहा है इसका अरेंजमेंट इसके अरेंजमेंट से 12 गुना है। ठीक है, मतलब 12 टाइम्स है, मतलब ज्यादा है। ऑब्वियसली 4 बच्चों का अरेंजमेंट ज्यादा होगा, 2 बच्चों का अरेंजमेंट कम होगा। जितने भी बॉयज है उसमें से 2 बच्चे का अरेंजमेंट जो है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम होगा, जबकि 4 जन का नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन बोला है कि 12 टाइम्स ज्यादा है, तो इससे हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि सॉल्व करो, सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन ए बी सी और नन ऑफ दिस। हमें क्या ऑप्शन आंसर जो है किस चीज का दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज ग्रुप में कितने हैं, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है। n या तो 10 होगा, या तो 8, या तो 6, या तो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेरा ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, जिसको मैंने एनओटी लिख लिया है शॉर्टकट में। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑप्शन ए यूज करते हैं, मतलब 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 10 बॉयज है, 10 बॉयज में से 4 बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4, ये हो जाएगा हम लोग का 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल divided by 6 factorial। 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया, 720। ठीक है, अब 10 बॉयज में से 2 बॉय का अरेंजमेंट कितना होगा, देखते हैं। 10p2, तो 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 यानी 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और यहाँ 8 फैक्टोरियल यानी 90 हो जाएगा। अच्छा, क्या ये वैल्यू इसका 12 टाइम्स है, चेक करते हैं। 90 इंटू 12 करते हैं, क्या ये वैल्यू आया, नहीं, ये तो 720 है, जबकि ये हम लोग का 9720 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन बी से चेक करते हैं। चलो, फिर ऑप्शन बी का क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 8 है, तो 8p4 चेक करते हैं। 8p4 से कितना आंसर आएगा, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी हो गया
4 फैक्टोरियल। तो कितना हो रहा है 8765, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 1680 ये आ रहा है 1680। अब हम लोग 8 में से दो बॉयज का जो है चेक करते हैं कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल, तो ये 56। अब 56 इंटू 12 कर लेते हैं, 672 आ रहा है, जबकि 1680 आने से हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये आंसर सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी भी हम लोग का करेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब लास्ट सी ही बचा है, अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दिस। अब 6 बच्चे अगर है, मतलब अगर 6 बच्चे का अरेंजमेंट देखा जाए तो हो सकता है आंसर आ जाए। तो 6p4, तो देखते हैं कितना होगा, 6 फैक्टोरियल 6 - 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। अच्छा 6, 5, 4, 3, 2, 2। अच्छा 6, 5, 4, 3, 360। अच्छा अब यहाँ पर 6 में से 2 बॉय का हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं। 6 फैक्टोरियल 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 6, 5 और 4, नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 30 आ गया। ठीक है, अब 30 का 12 टाइम्स देख लो, 360 ही होता है। ठीक है, 30 का 12 टाइम्स 360 हो गया। इसका मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन सी होगा। यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये 6 में से 4 बच्चे, 4 बॉयज का अरेंजमेंट और 6 में से 2 बॉयज के अरेंजमेंट के ऊपर दिया हुआ है। 6 में से 4 बॉय का अगर अरेंजमेंट करेंगे तो 360 अरेंजमेंट होगा, और उसमें से 2 बच्चों का करेंगे तो 30 अरेंजमेंट होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये इस अरेंजमेंट का 12 टाइम्स है। ठीक है, अगर चाहो तो सॉल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए इसलिए मना करें क्योंकि सॉल्व करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये सब कोई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम ये ऑप्शन वाला दे रहे हैं। ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। हाँ, अब ये थोड़ा मेहनत तो हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग का 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आया, लेकिन यही मान लो अगर फर्स्ट में दिया हुआ रहता तो हमारा इतना टाइम नहीं लगता, टाइम बच जाता। अब सॉल्व करके करना चाहो तो फिर वो मतलब प्योरली मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है। जैसे देखो ये n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा 12 इंटू n फैक्टोरियल, और ये n - 2 फैक्टोरियल कर सकते हो, वैसे भी होगा। अब दोनों साइड n जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा 12/n - 2 फैक्टोरियल, और दोनों साइड मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये 1 डिवाइडेड बाई n - 4 फैक्टोरियल, 12 डिवाइडेड बाई n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि ऐसा हो जाएगा n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n - 4 फैक्टोरियल, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो हम यहाँ पर एक बार करके दिखा देते हैं, देखो सॉल्व करने से भी होगा। ये देखो np4 इक्वल टू 12 इंटू np2, तो ये देखो n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल, 12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 12 को इधर रखते हैं, बाकी सारा डेटा हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। तो ये इधर है, ये इधर आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, n - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा n - 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये है n - 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 12, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर भी हम एक बता देते हैं, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, एक बता देते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। n - 2 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल में जैसे मान लो ऊपर 6 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो हम लोग 6 को ही स्प्लिट करते हैं अप टू 3 तक। ठीक है, 6 को स्प्लिट करते हैं, यानी जो बड़ा डिजिट होता है उसको स्प्लिट करते हैं। तो n - 2 और n - 4 में बड़ा डिजिट कौन सा है? ये वाला है। क्यों? n का वैल्यू कुछ भी ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लो। अगर हम लोग 10 भी लेते हैं तो 10 - 2 8 होगा, और 10 - 4 6 होगा। 10 के जगह तुम लोग अगर 7 भी लेते हो, कुछ भी डिजिट ले लो, ठीक है, तो 2 हटाएंगे, 2 डिक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, n - 2 -1 और उसके बाद n - 2 - 2। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ लगेगा इसलिए हम इसको रेकमेंड नहीं करते, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। जैसे हम लोगों का अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6, 5, 4 ऐसे लिखते हैं ना,
तो 6, ये 6 माइनस 1, ये 6 माइनस 2, तो वही किया n माइनस 2, n माइनस 2 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, फिर n माइनस 2 माइनस 2, यहां तक ही लिखा क्योंकि नीचे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर नीचे मेरा यहाँ 5 फैक्टोरियल सॉरी 4 फैक्टोरियल है तो हम 4 तक ही लिखेंगे ना, वैसे ही तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब नीचे देखो यहाँ पर n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख लिया। अब ये 12 और ये देखो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस 4 फैक्टोरियल और ये 12, ये कैंसिल आउट। फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर n का वैल्यू, हाँ अब यहाँ पर भी ऑप्शन यूज कर सकते हो तुम लोग, 10 से हो रहा है कि नहीं, देखो 10 माइनस 2 यानी कि 8 और 10 माइनस 3 यानी 7, 7 इंटू 8 जो है 12 नहीं आता है। चलो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, 10 से नहीं होगा, नेक्स्ट ऑप्शन था हम लोग का 8, तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5 इंटू 6 30, तो 12 नहीं होगा। अब नेक्स्ट 6, 6 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3, 3 इंटू 6 माइनस 2 4 होगा, ठीक है, 4 इंटू 3 12 हो गया, ऐसे करके होगा। लेकिन आखिर में आके जो है इसमें भी हमें ऑप्शन देखना पड़ता है, लेकिन इसका मिडिल टर्म करके भी कर सकते हो, लेकिन इतना में हमें जाना ही नहीं चाहिए। तुम लोग इसको ऑब्वियसली अवॉइड करो, ठीक है, अवॉइड इसीलिए करो क्योंकि हमें क्या जरूरत है इतने झमेले में जाने का, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कौन सा लिख के करके दिखाना है। अगर तुम लोग का प्योर मैथ्स होता, मतलब जो लिख के करना होता है, एमसीक्यू नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता, तो ये बेकार है, मतलब तुम लोग के लिए तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। इसमें भी टाइम लगेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है टाइम लगेगा, टाइम सिर्फ तभी कम लगेगा अगर ये ऑप्शन ऊपर की तरफ हुआ तो, ठीक है, लेकिन हाँ इससे निकल तो जाएगा, इससे जो है कैलकुलेशन करते करते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर बाई चांस नहीं आगे कर पाते हो तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन से जो है कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों छोड़ के आए, ठीक है, तो ऑप्शन से ही करना है, इसको इग्नोर करो। अच्छा, अब नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको करने में हमारा काफी टाइम लगेगा, ठीक है, 12 का हम दो तरीके से इसको बताएंगे, इसीलिए चलो ठीक है बता ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि ऐसे दिया हुआ है समेशन, ऐसे दिया हुआ है समेशन r इक्वल टू 1 to 10, ऐसे रीड किया जाता है, r इंटू आर पी आर, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, क्या बोला है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये क्या है, ये जो है ना, ये बोल रहा है कि r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, r का वैल्यू 1 से लेके 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और समेशन का मतलब होता है ऐड होगा, मतलब एक बार r का वैल्यू 1 होगा यानी 1 इंटू 1 p1, इसमें हमें r का वैल्यू पुट करना है, फिर प्लस करेंगे, r का वैल्यू जब 2 होगा तो 2 इंटू 2p2, ठीक है, फिर प्लस करेंगे क्योंकि समेशन है 3 इंटू 3p3, ऐसे करके हमें 10 तक लिखते जाना है, ठीक है, 10 तक लिखते जाना है। लेकिन ये जो है ये मेथड काफी टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझाएंगे तुम लोग को शॉर्टकट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, तो तुम लोग भी लिखना स्टार्ट कर दो, 1 इंटू 1p1 फर्स्ट, फिर 2 इंटू 2p2 सेकेंड, फिर 3 इंटू 3p3, रैंडमली लिखते जाओ लाइन बाय लाइन जैसे मैंने बोला, 4 इंटू 4p4, मेरा यहाँ पर फॉलो करने का जरूरत नहीं, तुम लोग अपने आप लिखो, 5 इंटू 5p5, 6 इंटू 6p6, ठीक है, फिर 7 इंटू 7p7, अच्छा 8 इंटू 8p8, फिर 9 इंटू 9p9, और 10 इंटू 10p10, ठीक है, 10 इंटू 10p10, 10p10। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या सीखा है, 1 ऐसे रहेगा, 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू जैसा है आगे वो तो रहेगा, 5p5 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6p6 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 7p7 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। थोड़ा मोनोटोनस तो होगा शायद, क्योंकि देखो ये हम लेंथी प्रोसेस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बिना हम जो है शॉर्टकट नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका वैल्यूज लिखना है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गया। नेक्स्ट देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल मतलब 6
6 इंटू 3 18 हो गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 इंटू 4 96 हो जाएगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 इंटू 5 हो जाएगा हम लोग का 600, ठीक है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। देखो मुझे याद है तो मेरा जल्दी हो रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो ये हो गया 4320, ठीक है। ये वाला हो गया 6। 7 फैक्टोरियल मतलब देखो 6 फैक्टोरियल मतलब मैंने क्या बोला 720, तो 7 फैक्टोरियल मतलब इंटू 7 और आगे एक 7 भी मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35,280। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो ये वाला 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल मतलब ये देखो 6 फैक्टोरियल मतलब 720। अच्छा अब 8 फैक्टोरियल मतलब इसमें 7 भी मल्टीप्लाई होगा, 8 भी होगा और एक एक्स्ट्रा 8 है वो भी होगा, मतलब ये वैल्यू कुछ इतना आ रहा है 322560, 322560, ठीक है। ये 8 वाला हो गया। 9 फैक्टोरियल मतलब ये देखो 6 फैक्टोरियल मतलब 720, अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 9 और एक 9 जो सामने यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, यानी 3265,920। और 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? अच्छा ये हम लोग का 9 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो 9 फैक्टोरियल मिल गया, इंटू 10 कर दो और फिर 10 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3,62,88,000, ठीक है। अब ये सारे डेटा हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर 3265,920, अच्छा 322,560 प्लस 35,280 प्लस 4,320 प्लस 696 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 1, 399, 399, 16, 7, 8 9 आ गया, 99 आना चाहिए, कुछ तो गलत हो गया, 99 आना चाहिए, क्या गलत हो गया? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 18, देख लेते क्या गलत हो गया। 23 प्लस 96 प्लस 600 प्लस 4320, अच्छा प्लस 35280 प्लस 35280 प्लस 322,560, 322,560, अच्छा प्लस 32,65,920, 32,65,920, 36,28,8000, हाँ 799 ही आएगा, ठीक है। तब शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ था, तो 799 आएगा। अब कैसे मैचअप करोगे? यहाँ पर ये देखो, यहाँ हमें दिया हुआ है 11p11, 11p11 का मतलब 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है चेक करते हैं। 11 इंटू देखो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, ठीक है। फिर 6 के बाद क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 8 9 10 और 11, तो ये आंसर आ रहा है 399 16 800, 399 16 800, जबकि हम लोग का 799 आया है, मतलब अगर -1 हो जाएगा तो वही वाला आंसर आ जाएगा जो हम लोग का आया है, यानी आंसर होना चाहिए ये वाला 11p11 का वैल्यू जो आ रहा है वो एक ज्यादा आ रहा है, 11p11 -1 ना, तो ऐसे करके चेक कर सकते हो 11p11 -1, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल सीखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम एक बार तुम लोग को फटाफट बता देते हैं। देखो आसान सा चीज है, हमें ये फंक्शन जैसा दिया हुआ है कि इसमें हमें r का वैल्यू 1 से लेके 10 पुट करना है, समेशन मतलब ऐड कर करके लिखते जाना है, तो जैसा फॉर्मेट में था वैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिख डाला। 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, आगे का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हर जगह पे है, ऐसे करके अप टू 10 तक लिख लिया। अब वैल्यूज को कैलकुलेट किया। अब देखो कैलकुलेशन जितना तुम लोग याद रख पाओगे वैल्यूज को उतने जल्दी होगा जैसे मैंने किया। तो ये देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 6 इंटू 3 18, ऐसे करके डिपेंड करता है कितने अच्छे से तुम लोग कैलकुलेट कर पाते हो। फिर यहाँ पर वैल्यू देखा, फिर ऑप्शन के साथ मैच किया, जो कि काफी लंबा टाइम हो गया, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास इसको सॉल्व करने का क्या ऑप्शन है, ये देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये 1, ये जो है ना 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, 3 इंटू 3p3, 4 इंटू 4p4,
5 into 5p5, 6 into 6p6, 7 into 7p7, 8 into 8p8 और 9 into 9p9 एंड 10 into 10p10, इसको हम लोग किसी और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1p1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, यानी आंसर 1 होगा। क्या हम लोग का इसका वैल्यू 1 आया था? बिल्कुल 1 आया था। नेक्स्ट 4 होना चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम लोग चेक करके देखोगे, अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, हमारा सारा वैल्यू मैच हो जाएगा। तो लिखने का सिस्टम कैसा है? 2 अगर 1 है तो 2 माइनस 1, अगर 2 है तो 3 माइनस 2, तो नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे? 3 है तो हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 3। ठीक है, ऐसे ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा अगर इसका यूज करना चाहते हो तो। इसके बाद वाला हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 6। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 8 माइनस 7। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 8, फिर लिखेंगे 10 माइनस 9। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे 11 माइनस यहाँ पर 10। ठीक है, 11 माइनस 10 यही लास्ट होगा। 11 माइनस 10 यही वाला हम लोग का लास्ट होगा। ठीक है, ये देखो इसके लिए ये वाला तो कितना सारा है, 1 से लेकर 10 तक है, तो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, 10 टाइम्स हो गया। अब देखो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर यहाँ पर 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, काफी सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब तो नहीं होंगे, काफी सारे। ये देखो -2 + 2, अच्छा ये देखो -3 + 3, अच्छा -4 + 4, अच्छा फिर देखो +6 -6, अच्छा फिर देखो 7 प्लस माइनस में कैंसिल आउट, अच्छा 9 का ये देखो प्लस और इधर माइनस है। अच्छा, अब ये 10 का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? यहाँ 8 दिख रहा है, 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या बच रहा है? +11 और इधर क्या बच रहा है? -1, तो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को हम लोग बोल सकते हैं 11p11 माइनस 1 फैक्टोरियल को 1, तो ये देखो वही सेम ऑप्शन आ गया 11p11 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट करना चाहते हो तो ये याद रखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो जैसे सिखाया है वो अगर तुम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग के पास ये ऑप्शन तो खुला है, तुम लोग इस ऑप्शन से आराम से कर सकते हो, जिसमें तुम लोग को कुछ ट्रिक्स वगैरह याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसको भी हम बताते कैसे याद रख सकते हो। देखो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है 11p11, हम लोग इसको बोल सकते हैं 11 फैक्टोरियल और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 आया है, लेकिन इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना कि 11p11 मतलब 11 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये 11 तो है नहीं, यहाँ पर 10 तक दिया हुआ है, इसका मतलब लास्ट हम लोग का कुछ 11 से रिप्रेजेंट जरूर करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे होगा। तो जो भी हो, हमें इस तरीके से थोड़ा याद रखने से शायद ये क्वेश्चन आसान हो जाए, अगर याद रख लेते हो। अगर नहीं रख पाते हो तो वो ऑप्शन फॉलो करोगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल -1 मतलब 2 1, ठीक है, मतलब यहाँ 2 1 फिर 3 2 ऐसे करके चल रहा है सर्कल। ठीक है, 2 1 1 के लिए, फिर 2 के लिए 3 2, 3 के लिए 4 3, ठीक है, और फैक्टोरियल में लिखना है। तो अगर ऑन दैट मोमेंट दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ऐसा कोई ट्रिक्स है तो आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेटर लो, फटाफट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा उसको मैचअप करने का कोशिश करो कि इसमें से किसके साथ मैच हो रहा है। तो जिसके साथ मैच होगा वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके साथ मैच होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें
कुछ है नहीं वैसा, ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, और ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये तो बोलेंगे ये याद रखना पड़ेगा, इसको मतलब दिमाग में अगर याद रहता है तो अच्छा बात है, जल्दी कर पाओगे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर 13 से लेके जो भी क्वेश्चन है ना, अप टू 21 तक, शायद सब तो नहीं होगा मुझे याद जितना आ रहा है, ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। 13 से लेके बाकी जितना भी हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, 13 से लेके 21, हम यहाँ पर लिख देते हैं 13 से लेके 21 तक तुम लोग होमवर्क ट्राई करके देख सकते हो, जो भी हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है बाकी हम करवा देंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.